नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर वह सवाल उन दो सवालों में आ ही गया जिस सवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से बच रहे थे। जिस सवाल से बचने के लिए भारत में और दुनिया भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। यह वो सवाल था जिसका सामना अकेले प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, मगर जिसे पैदा किया है खुद उन्होंने, उनके राजनीतिक सहयोगियों ने, आरएसएस ने, गोदी मीडिया ने। इन सभी के समर्थन से बेलगाम हो चुके धर्म गुरुओं ने, जो जंतर मंतर से लेकर हरिद्वार तक मुसलमानों के नरसंहार के नारे लगा रहे थे, जो किसी को गौ रक्षा के नाम पर घेर कर मार दे रहे थे और पुलिस कार्रवाई ना करे इसलिए महापंचायतें कर रहे थे। मोदी सरकार और बीजेपी की सरकारें इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थीं। आज इन सभी की मेहनत का नतीजा यह निकला है कि दुनिया के मंच पर इस महान और शानदार देश के प्रधानमंत्री को शर्मसार होना पड़ा है। यही वो सवाल था जिसे भारत और दुनिया भर के पत्रकार, लोकतंत्र के समर्थक, राजनीतिक चिंतक प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहते थे। यही वो सवाल है जिसने उनकी अमेरिका यात्रा की चमक को मिट्टी में मिला दिया। राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी को तोहफे में हीरा देकर अपने लिए जीरा हासिल नहीं कर सके, बल्कि इस सवाल ने उनकी यात्रा को जीरो कर दिया है। और वो सवाल था, प्रधानमंत्री, भारत लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करता रहा है, लेकिन कई मानवाधिकार समूहों का कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है, आलोचकों को चुप कराया गया है। आप यहाँ व्हाइट हाउस में हैं, जहाँ विश्व के कई नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आप और आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हकों को बेहतर करने और आज़ाद अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? गोली मारो के नारे लगाने वाले को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी राजनीतिक सफलता की कीमत पर इस महान देश के लोकतंत्र को छोटा कर दिया। गोदी मीडिया का बैंड बाजा बारात निकालकर केवल वाहवाही की फिल्म दिखाने के बाद भी यह सवाल उस नायक की तरफ पर्दे पर एंट्री मार गया, जिसे देखते ही गोदी मीडिया से लेकर हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल भाग खड़े हुए। जब यह सवाल पूछा जा रहा था, तब प्रधानमंत्री का हाव भाव, उनका चेहरा बता रहा था कि उन पर यह सवाल कितना भारी पड़ रहा है। इस सवाल के सामने भारत के प्रधानमंत्री की 20 साल की राजनीति उस छात्र की तरह हाथ बांधकर चेहरा लटका कर खड़ी थी, जिसे नकल करते हुए मास्टर जी ने पकड़ लिया हो। प्रधानमंत्री ने जवाब में कुछ कहा, मगर वो जवाब नहीं, निश्चित रूप से उस सवाल का जवाब तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के तमाम जजों ने चेतावनियां दी, नफरत की भाषा पर लगाम लगाने को कहा, मगर सरकार चुप रही, क्योंकि इससे राजनीतिक तापमान चढ़ता है, वोट मिलता है। लेकिन दुनिया देख रही थी कि भारत में सब ठीक नहीं हो रहा है। बल्कि व्हाइट हाउस में यह सवाल बाद में पूछा गया, इससे पहले न्यूयॉर्क की सड़कों पर पूछा जाने लगा। दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को वोट बैंक में बदलने, बांट देने और मोदी मोदी कराने की राजनीति ने बाहर रहने वाले भारतीयों को अलग कर दिया है। मोदी सिस्टम ने विदेश में रहने वाले भारतीयों को इतना इस्तेमाल किया कि इसकी प्रतिक्रिया इसी तरह होनी थी। एक तरफ भारतीय मोदी मोदी कर रहे थे और करवाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय लोगों का दूसरा गुट अलग अलग मुद्दों को लेकर वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा था। गोदी मीडिया ने इस ट्रक को नहीं दिखाया, लेकिन इस ट्रक पर वो सारे सवाल पूछने के लिए लिखे गए थे कि पूछिए कि उमर खालिद की रिहाई क्यों नहीं हुई, पूछिए कि महिला पहलवान क्यों धरने पर बैठी हैं। इसी ट्रक पर वो डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही थी जिसे मोदी सरकार ने बैन कर दिया।
अमेरिका में रहने वाले मणिपुर के लोग बैनर लेकर आ गए। यह वही सवाल था जो अमेरिकी कांग्रेस के 75 सांसद बाइडेन को पत्र लिखकर कह रहे थे, पूछिए मोदी से कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का दमन क्यों हो रहा है। यह वही सवाल था जब अमेरिकी संसद के कई प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यह वही सवाल था जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बंद कर दी गई, बीबीसी के दफ्तर में छापे मारे गए, तब भी पूछा गया और इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाकर अब लोगों ने दुनिया भर में विरोध जताना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया यह सवाल कई सवालों का एक सवाल था। आलोचकों को जेल भेजना, कई महीनों तक जेल में रखना, जमानत नहीं मिलना, अवैध रूप से रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देना, यह सब हो तो रहा था और लोगों को लग रहा था कि बिना जमानत के फर्जी केस में महीनों जेल में रखा जा रहा है। तब गोदी मीडिया, बीजेपी, आईटी सेल इन लोगों को एंटी नेशनल कह रहा था। आप असम में अखिल गोगोई और यूपी के डॉक्टर कफील खान का केस याद कर लीजिए, उमर खालिद का केस याद कर लीजिए, भीमा कोरेगांव का केस देख लीजिए। इन हरकतों से भले ही प्रधानमंत्री मोदी का वोट बैंक उत्साहित हो रहा था, मगर उसने इस उत्साह में भारत की साख दांव पर लगा दी है। हम एक बार फिर से अमेरिकी पत्रकार के सवाल को दोहराते हैं, जिसे कोई भारतीय पत्रकार पूछ लेता वहां पर तो वहीं पर उसकी नौकरी चली जाती। इस सवाल ने मोदी मोदी के नारे लगाने वाले गोदी मीडिया के एंकरों को भी एक्सपोज कर दिया है, उनका पर्दाफाश कर दिया है कि वो ये सवाल मोदी से नहीं पूछ सके। और वो सवाल था, प्रधानमंत्री, भारत लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करता रहा है, लेकिन कई मानवाधिकार समूहों का कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है, आलोचकों को चुप कराया गया है। आप यहाँ व्हाइट हाउस में हैं, जहाँ विश्व के कई नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आप और आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हकों को बेहतर करने और आज़ाद अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? ये सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पूछा। भारत में मोदी समर्थक और आईटी सेल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर पूछा गया सवाल है, मोटिवेटेड है, ये बौखला गए हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि यात्रा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को ही इंटरव्यू दिया था, तब भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यही सवाल पूछा था। सवाल यह था कि मोदी के विरोधियों और मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, प्रेस को दबाया जा रहा है। हमने आपको 21 जून के वीडियो में इस सवाल के बारे में बताया था कि कैसे इस सवाल में प्रश्नवाचक चिन्ह तक नहीं था। इंटरव्यू करने 3 रिपोर्टर गए थे, किसने पूछा पता नहीं चला। उस अखबार को भी प्रधानमंत्री ने वही जवाब दिया था जो व्हाइट हाउस में दिया और जो नेहरू के समय से दिया जा रहा है। हजारों साल से भारत एक ऐसी भूमि रहा है जहां सभी आस्थाओं को मानने वाले लोग आज़ादी, शांति और समृद्धि के साथ रहते आए हैं। आप पाएंगे कि दुनिया के सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। क्या ये कोई जवाब है? पूछा जा रहा है कि प्रेस को दबाया जा रहा है, तो जवाब दे रहे हैं हजारों साल से सभी आस्था के लोग भारत में रह रहे हैं। ये क्या जवाब है? कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते थे कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, मगर जब भी हुई हैं हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। व्हाइट हाउस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी ने जो सवाल पूछा, क्या उसका जवाब कुछ अलग से है? आप ध्यान से सुनिए। इस जवाब में प्रधानमंत्री बात को कहां से कहां ले गए, जैसे उनसे कहा गया हो कि अच्छा लोकतंत्र क्या है उसके बारे में आप 10 लाइनें बोलकर बताइए। नहीं, उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार आलोचकों को जेल भेजती है, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे जवाब देते नहीं बना। आप भी सुन लीजिए, हिंदी में ही बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका
दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। सबका साथ, सबका विश्वास। क्या जमीन पर जो हो रहा है वह सच नहीं है? दिन भर गोदी मीडिया में एंटी मुस्लिम डिबेट चलता है, क्या वो सच नहीं है? हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकारों को नपुंसक तक कह चुका है, क्या वो सच नहीं है? प्रधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया, लोकतंत्र और संविधान का उद्देश्य बताने लग गए। ये थोड़ी ना पूछा गया था। दरअसल उनके पास इस सवाल के जवाब ही नहीं हैं। अमेरिका में भी नहीं है और यहां भारत में भी नहीं है। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं ने यह नहीं कहा कि आपके देश में भेदभाव होता है या नहीं, बल्कि कह दिया होता है, बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन अफसोस प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे सके। मूल सवाल था कि आप और आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हकों को बेहतर करने और आज़ाद अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। और मूल जवाब यह निकलता है कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना उम्र के आधार पर, ना भूभाग के आधार पर। इस बात का भी मजाक उड़ाया जा रहा था कि 80 साल के बाइडेन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हैं और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टेलीप्रॉम्प्टर लगाया गया था, जबकि वे हिंदी में जवाब दे रहे थे। वैसे उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा? ये कहा कि प्रधानमंत्री का जवाब बहुत ही औसत है, अंग्रेजी में मीडियोकर शब्द का इस्तेमाल किया। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस औसत जवाब को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस मीडियोक्रिटी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी उत्तराखंड में क्या हुआ आपने नहीं देखा? देखा तो बीजेपी के मुख्यमंत्री लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद के नाम पर क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं और फ्रंट पेज पर ये सारी बातें छप रही हैं। आपको याद है ना बुलडोजर बाबा, वो क्या था? अब याद कर लीजिए इस संदर्भ में किस कानून में लिखा है, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में है कि अदालत की सजा से पहले अपराधी का पूरा घर गिरा दिया जाएगा। किस कानून में एक अपराधी के दोषी पाए जाने पर उसके पूरे घर को गिरा देने का प्रावधान है। जब एंटी मुस्लिम नारों के बीच मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे, तब लोग बुलडोजर बाबा कहकर नाच रहे थे कि नहीं नाच रहे थे? नोएडा से लेकर न्यू जर्सी तक नाच रहे थे, बिल्कुल नाच रहे थे। अमेरिका के न्यू जर्सी में पिछले साल 15 अगस्त को एक शोभा यात्रा निकाली गई। उस शोभा यात्रा में बुलडोजर लेकर निकल गए ये भारतीय लोग जो वहां रहते हैं। उस पर मोदी और योगी की तस्वीर लगाकर घुमा रहे थे। भारत के किसी कानून में बुलडोजर से घर गिराने का प्रावधान नहीं है, फिर भी बाबा को बुलडोजर कहा गया।
15 अगस्त 2022 की शोभा यात्रा में जो लोग गए थे, क्या उन्हें पता नहीं कि वे उस अमेरिका में रहते हैं जहां यह कभी संभव नहीं है कि किसी का घर गिरा दिया जाए, बस इसलिए कि वो मुसलमान है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय यह बात जानते हैं, फिर भी एंटी मुस्लिम नफरत के नशे में सनक गए हैं। वे भूल गए कि दुनिया इन बातों से हंस भी सकती है कि बुलडोजर लेकर निकले हैं आज़ादी का जश्न मनाने। सारी दुनिया यूपी का प्रयागराज नहीं है कि बुलडोजर से जावेद का घर गिरवा दिया गया। दुनिया मध्य प्रदेश का खरगोन भी नहीं है कि गरीब मुसलमानों के घरों पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलवा दिया गया। इन लोगों ने भारत का नाम खराब कर दिया। अमेरिका में इसका बहुत विरोध हुआ। एडिसन और न्यू जर्सी के मेयर ने इसकी निंदा की, करनी पड़ गई। एडिसन के मेयर समीप जोशी ने कहा कि बुलडोजर विभाजन का प्रतीक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। एडिसन टाउनशिप में इसकी कोई जगह नहीं है। इंडियन बिजनेस एसोसिएशन को इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ने इस शोभा यात्रा का आयोजन किया था। तो यह सब हो तो रहा था, मगर प्रधानमंत्री मोदी और गोदी मीडिया को लग रहा था कि 20 साल से इस राजनीति ने उन्हें मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। यह फॉर्मूला सफल है, इसी पर चलते रहो, तो इससे पीछे क्यों हटना। लेकिन आज उनकी इस राजनीति ने उन्हें भी और पूरे देश को शर्मिंदा किया है। यह पहला मौका नहीं है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले साल जून का ही महीना था। टीवी के डिबेट में भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान पर अरब देश नाराज हो गए। कतर, कुवैत, ईरान जैसे देश भारत के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी का नोटिस थमाने लगे और माफी मांगने की बात करने लग गए। उनकी नाराजगी का यह असर हुआ कि चंद घंटे के भीतर बीजेपी को अपने 2 प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ गई। एक प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया तो दूसरे को 6 साल के लिए निलंबित किया। हिंदी के कुछ अखबारों की हेडलाइन बता रही है कि कहां यह खबर कैसे मैनेज की गई, कहां यह खबर छापी गई। लेकिन अरब देशों की नाराजगी के कारण बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को हटाया तो सही, तब भारत ने अमेरिका और यूरोप तक को झिड़क दिया था कि आंतरिक मामले में दखल ना दें। बीजेपी ने एक पत्र जारी कर कहा कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, जिसका अंग्रेजी के अखबार टेलीग्राफ ने इस तरह अपनी हेडलाइन में छापा ताकि लगे कि चोरी पकड़ी गई, मगर बीजेपी नजर नहीं मिला पा रही। आज भी गोदी मीडिया और खासकर सुदर्शन टीवी के तेवरों में कोई कमी नहीं है, जबकि इसके एक कार्यक्रम को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को अदालत में कहना पड़ा कि चैनल ने प्रोग्राम कोड का पालन नहीं किया, उसके नियमों की परवाह नहीं की। श्याम दीवान जैसे दिग्गज वकील सुदर्शन का केस लड़ रहे थे। जब उन्होंने एक सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा, तब न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उस वक्त एक बात कही थी। कहा कि आपका मुवक्किल राष्ट्र के प्रति असंतोष पैदा कर रहा है और यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि भारत विविध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके मुवक्किल को सावधानी के साथ अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों से वॉल स्ट्रीट के सवाल कुछ अलग थे? आपको क्यों लग रहा था कि दुनिया इन खबरों पर नजर नहीं रख रही? सवाल तो पूछा जाएगा कि यह वो भारत तो नहीं जिसकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत जिस धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, क्या वो बदल रहा है? जवाब आप जानते हैं कि बदल चुका है, मगर इस सवाल ने प्रधानमंत्री को लाजवाब कर दिया। उनसे जवाब नहीं दिया गया। अब इतिहास तय करेगा कि बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका बुलाकर राजकीय सम्मान का मौका दिया या उनकी 20 साल की उग्र धार्मिक पहचान की राजनीति को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया और शर्मसार कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ही अमेरिका की प्रेस में सवाल उठने लग गए और मजाक उड़ने लगा। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बाइडेन ने लेन देन सही से की और मोदी जिससे बचते थे उससे बाहर निकल आए। CNN ने लिखा है कि पिछले 20 साल में जितने भी नेता राजकीय यात्रा पर अमेरिका आए हैं, उन्होंने प्रेस का सामना किया है। यह सब आपसी सहमति से ही तय होता है। लेकिन व्हाइट हाउस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जोर दिया तो शुरू में भारतीय अधिकारी मना करने लग गए। CNN ने सूत्रों के हवाले से यह खबर लिखा है कि यह वो सवाल था जो मोदी को पसंद नहीं, जिन्होंने भारत में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भारत के अधिकारी इसी पर जोर दे रहे थे कि केवल साझा बयान हो मगर सवाल ना पूछे जाएं। बाद में अधिकारी तैयार हो गए कि दोनों पक्ष के लोग 2-2 सवाल लेंगे।
गोदी मीडिया यह लाइन लिख ही नहीं सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री 9 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के कई अखबारों में यह बात प्रमुखता से छप रही है। जिस वॉल स्ट्रीट जर्नल को यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया था, उसने भी लिखा है कि जो मोदी भाषण तो बहुत देते हैं मगर बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू करते हैं। उनसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत की विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीतियों पर 1 घंटे की बातचीत की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक मौन मोहन सिंह कहकर उड़ाया गया और पूरे देश में यह जज्बात भी पैदा किया गया कि भारत को एक बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो बोलता हो, चुप नहीं रहता हो। आपने देखा कि कैसा नेता मिला कि जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी नहीं बोल पाते हैं और सवाल पूछने का सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत के अधिकारी व्हाइट हाउस में इस बात का जुगाड़ कर रहे हों कि किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल ना पूछ दे, तब क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही होगी? क्या व्हाइट हाउस के अधिकारियों को नहीं दिख रहा होगा कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को सवालों से बचाने के लिए कितनी मेहनत हो रही है? उन अधिकारियों पर क्या बीत रही होगी? क्या वे शर्मिंदा नहीं हो रहे होंगे? वे भी तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रधानमंत्री को सवालों से बचाने का काम करना पड़ रहा था। यह केवल और केवल शर्मनाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और 2 सवाल लेंगे, इसकी भी घोषणा अमेरिका में धूमधाम से की गई ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रहे थे उन्हें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ख़राब किया अमेरिका ने भारत के साथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी की टिप्पणी भी आप ख़ास तौर से नोट कीजिए। जॉन किर्बी कहते हैं कि हम इस बात के लिए आभारी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के अंत में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हम मानते हैं कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि यह ज़रूरी है ना कमाल? जो प्रधानमंत्री 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, वो अमेरिका में जाकर मानने लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना ज़रूरी है। जो खुद 2019 में ट्रंप के समय सवाल लेने से इनकार कर चुके थे। जॉन किर्बी का यह बयान बताता है कि इस यात्रा में अमेरिका उन पर भारी पड़ गया। राजकीय सम्मान देकर उन्हें राजनीतिक रूप से शर्मसार कर दिया। ये बाइडन का मास्टर स्ट्रोक था। 75 सांसद बाइडन से कह रहे थे कि मोदी से सवाल पूछिए। बाइडन ने मोदी को सवालों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और वही सवाल पूछा गया जो उस पत्र में था। मुझे नहीं पता कि इन सवालों से भागते या बचते रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त अक्षय कुमार को याद किया या रवीश कुमार को, लेकिन आज दुनिया ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री सवालों से थर्रा जाते हैं। ओबामा ने भी तो वही कहा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी ने पूछा। ऐसा लगता है कि सारा अमेरिका इस बार इसी तैयारी में था कि आने दो, घेरते हैं, पूछते हैं। CNN की एंकर क्रिस्टियाना अमनपोर से बराक ओबामा ने कहा कि मैं सोचता हूं कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र तो करना ही चाहिए, और अगर मुझे प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का मौका मिलता जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरा यही तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा नहीं करते हैं तब इस बात की बहुत संभावना है कि इससे भारत किसी बिंदु पर जाकर दरकने लगेगा। हमने देखा भी है कि जब आंतरिक स्तर पर टकराव का पैमाना बड़ा होने लगता है तब क्या होता है। ऐसा हुआ तो यह भारत के हितों के खिलाफ होगा, केवल मुस्लिम भारत के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू भारत के खिलाफ भी। इसलिए मैं मानता हूं कि इन चीज़ों के बारे में ईमानदारी से बात होनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्रधानमंत्री बराक कहा करते थे, बराक, यह दिखाने के लिए कि कितनी नज़दीकी है। यही ओबामा थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर लगे वीज़ा बैन को हटाया था। गुजरात दंगों के कारण उन पर वीज़ा बैन था और वे अमेरिका नहीं जा सकते थे, और ओबामा ने ही उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया था। आपने गौर किया होगा कि ओबामा हिंदू भारत और मुस्लिम भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को तुरंत इसका खंडन करना चाहिए। वे इसके एक्सपर्ट हैं, करना भी चाहिए,
और बताना चाहिए कि बुलडोज़र चलाने की घटना और उत्तराखंड में फर्जी खबर के आधार पर मुसलमानों को दुकानों से भगाने की खबर और स्वामी जी का बयान ओबामा से कैसे अलग है, ये भी हमें समझा दें। कितनी बदनामी हुई है, हर जगह ओबामा का यह बयान दुनिया भर में छपा है। किस लिए? क्योंकि एंटी मुस्लिम से हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर बैठने वाले फालतू अंकिलों के बीच माहौल बनता रहे कि भारत का नाम हो गया है और एंटी मुस्लिम बातें चलती रहें, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड होता रहे। क्या आप नहीं जानते हैं कि 9 साल से क्या हो रहा है इस देश में? मोदी मोदी हो रहा है और मोदी मोदी के नाम पर यही सब हो रहा है उसके पीछे। इसके लिए भारत जैसे महान देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी गई। भारत में प्रेस की क्या स्थिति है, यह अमेरिका को कहने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद पता है। हमने हज़ार नहीं लाखों बार ये बात कही है कि भारत का मीडिया गोदी मीडिया है। यही नहीं, कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में पूरे पन्ने का विज्ञापन ही दे दिया। इस पर लिखा है कि भारत में प्रेस का दमन हो रहा है। गिरफ्तार किए गए पत्रकारों की तस्वीरें हैं, गौतम नवलखा की तस्वीर है। दुनिया हैरान है कि भारत जैसे देश में गोदी मीडिया हो सकता है और सवाल पूछने वालों को जेल भेजने से लेकर नौकरी से निकाला जा सकता है। यह विज्ञापन कहीं से भी अमेरिका में भारत का परचम नहीं लहराता है। भारत को आदर की निगाह से देखने वाले लोग भारत को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये उनकी चिंता का प्रश्न है। इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने विदेश में जाकर ये बात कह दी। दूसरे देश के लोगों को पता है कि भारत में क्या हो रहा है। यात्रा से पहले अगर आपने दी इकोनॉमिस्ट के 2 अंकों को देखा होता, मिलाकर देखा होता, तो आप समझ जाते कि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी खुद को कहां से कहां ले आए हैं और भारत की छवि उनके कार्यकाल में कैसी बन गई है। जून 2017 के द इकोनॉमिस्ट के इस कवर को देखिए। मोदी शेर की सवारी कर रहे हैं। इस फोटो के नीचे एक लाइन लिखी है, सुधार का भ्रम। जून 2023 के इस कवर को देखिए। बाइडन ने शेर को पालतू बना लिया है। फोटो के साथ लिखा है कि अमेरिका का नया बेस्ट फ्रेंड। शेर की सवारी करने वाले मोदी के शेर को अमेरिका ने अब पालतू बना लिया है और इससे भारत का नाम नहीं होता है। अंकिलों, अब आंखें खोलो। क्या अमेरिका ने चीन को लेकर कुछ भी कहा कि भारत के हिस्से का अतिक्रमण किया है, अब वहां से पीछे जाइए। बीजेपी के ही सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये बात उठाई है कि भारतीय क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण को लेकर अमेरिका ने कुछ कहा ही नहीं। तब भी चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत की ये दोस्ती कैसी हो गई? ऐसा नहीं है कि हम लोकतंत्र को लेकर अमेरिका के रिकॉर्ड को नहीं जानते हैं, फिर भी आप वहाँ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भारत से जाकर आराम से बसते हैं, नागरिकता लेते हैं और वहाँ के सरकारी पदों पर पहुँचते हैं। उसके लोकतंत्र में आज भी ये खूबी है जो भारत के लोकतंत्र में नहीं है। यह वही देश है जिसने इराक और अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसी देश के भीतर भी आज लोकतंत्र के पतन को लेकर गहन चर्चा है। बाइडन और ट्रंप के खिलाफ केस मुकदमों की फाइलें खुल रही हैं और ट्रंप अदालतों पर आरोप लगा रहे हैं, तो सवाल पूछा जा रहा है कि बाइडन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अमेरिका अपने सवालों से जूझ रहा है, उसके लोकतंत्र का संकट भी बाहर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अगर स्वाभाविक रूप से जवाब देते तो इन सभी बातों का जिक्र कर सकते थे। सबरीना सिद्दीकी की तरह भारत का गोदी मीडिया या एंकर भी इस तरह के सवाल बाइडन से पूछ सकता था, मगर वो सवाल पूछने के लायक ही कहाँ रहा। लेकिन जिस जवाब के नाम पर लोकतंत्र की परिभाषा और सबका साथ, सबका विश्वास करने लग गए प्रधानमंत्री मोदी, कहते हैं कि ऐसी घटनाएं अमेरिका में भी हो रही हैं, भारत में भी हो रही हैं, यही कह देते। यह दोनों के लिए चुनौती है, लेकिन वे अपनी राजनीति के खिलाफ अगर बोल देते तो गोदी मीडिया फिर क्या करता, IT सेल क्या करता और जगह जगह खड़ी की गई हिंदू रक्षक सेनाएं क्या करती। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत को क्या मिला, इस पर अलग से चर्चा होगी। विश्व व्यापार संगठन के किन शर्तों को हटाया गया और उससे अमेरिका को लाभ हुआ या भारत को, इस पर चर्चा होगी। राजकीय सम्मान के तामझाम से इस यात्रा के हासिल पर आप पर्दा नहीं डाल सकते। यह वो यात्रा है जिसे शायद ही प्रधानमंत्री याद रखना चाहेंगे। इस यात्रा में मोदी से चौतरफा सवाल पूछे गए जो उनके ही नहीं, भारत की साख को भी हल्का करते हैं। कई लोगों ने लिखा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अगर मोदी इस पर खुद को न्यूट्रल कहते हैं, तब चीन ने भारत के क्षेत्र का अतिक्रमण किया, इस पर भी सबको न्यूट्रल रहना चाहिए। कुल मिलाकर इस यात्रा का सार यही है, बाइडन ने राजकीय सम्मान लेकर मोदी से वो सम्मान ले लिया
जिसके लिए 9 साल से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि मोदी ने विदेशों में भारत का नाम कर दिया। इस बार मोदी से इस तरह से सवाल पूछे गए जैसे मोदी ने भारत के नाम को खराब कर दिया है। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि अमेरिकी प्रेस इस बात को बहुत बड़ी खबर के रूप में पेश कर रहा है कि जिन्होंने 9 साल तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने 2 सवाल लिए हैं। इससे भारत की मर्यादा को बहुत धक्का पहुंचा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।